वेलकम इन टू तैयारी दोस्तों। तो आज का ये वीडियो हमारा टॉपिक नंबर 5 है सीडीपी का। दोनों पेपर के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आएगा। और अगर सीडीपी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो सबसे ज़्यादा आपका 70 से 80% ये डिसाइड करता है कि आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं। ठीक है, तो सीडीपी पे अच्छे से फोकस करना है क्योंकि ज़्यादा कंटेंट आपका यहीं से आता है। भले नाम की 30 नंबर की हो यहाँ पर, मगर अदर सेक्शन में भी आपका 15-15 नंबर की यही सीडीपी के इसी कर बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो, आज जो हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो पियाजे जी ने दी थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पियाजे का जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था वो दिया, प्लस वहाँ पर जो वर्ड जैसे एसिमुलेशन आपका आ गया, ठीक है, आत्मसात या फिर संयोजन, ये सब वर्ड्स जितने भी अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, जितने भी टर्म आते हैं वो सब वहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक, जिससे आपको आगे हाई स्टेजेस पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो अब देखो, स्टेजेस को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि आप देख रहे होगे कि सीरियल ऑर्डर स्टेजेस का। तो पहली स्टेजेस कौन सी हमारी? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, दूसरी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ जो है हमारी वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, इनका सीरियल ऑर्डर पूछता है। ये एक आपका समझिए एक सीरीज में है। ठीक है, मतलब सेंसरी आएगा, फिर प्री ऑपरेशनल आएगा, फिर कॉन्क्रीट आएगा, फिर आपका फॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भूलना मत, ये आपको सीरीज याद रखना होगा। सेंसरी, फिर प्री, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल। तो क्या होता है कि ऐसे आपको दे देगा कि एक ऑप्शन दिया, ठीक है, एकदम सही दे दिया, बाकी तीनों में क्या करेगा, इधर उधर इनको कर देगा। सेंसरी पहले कर देगा कहीं पर, फिर उसके बाद कहीं पर फॉर्मल कर देगा, कहीं पर फॉर्मल पहले कर देगा। ठीक है, लेकिन सेंसरी प्री ऑपरेशनल लगभग सबको पता रहता है, तो ये सब आपको शुरू में मिल जाएगा। बाकी आपका कॉन्क्रीट और फॉर्मल, इसमें क्या बोलते हैं, आगे पीछे कर देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। अभी यहाँ आपको आसान लगेगा, ये तो एकदम क्लियर सी बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये 2022 में आया था 8 जनवरी को। ठीक है, अब देखो, चलो यहाँ पर स्टेजेस की बात हो गई। अब अगर हम इनकी आयु सीमा की बात करें, ठीक है, कौन सी अवस्था में इंसान, बच्चा जो होता है या फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी, सोचने की क्षमता या उसको दुनिया को लेकर एक अलग ही विचार बनता जाएगा। ठीक है, तो स्टेजेस में पियाजे के हिसाब से क्या था कि जो कि उन्होंने अपने बच्चों पर खुद ट्राई किया था। ठीक, उनको उन्होंने शुरू से देखा था कि जब तक वो एडोलसेंस एज तक ना पहुँच गए तब तक उन्होंने देखा कि हाँ, बच्चों में सोच को लेकर या फिर किसी भी चीज़ का लॉजिक या रीज़न को लेकर वो बदलता रहता है जैसे जैसे उनकी एज होती है। ठीक है, बेसिकली मतलब ये हुआ कि जो बच्चा होता है वो अपनी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी बदलती जाती है। ठीक है, कभी कभी उसको यही चीज़ सही लगती है, बाद में फिर कुछ साल बाद बड़ा हो जाता है, फिर उसको लगता है नहीं ये चीज़ गलत है, सही चीज़ ये है। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोग के साथ होती है सेम आपको भी पता है, अगर आप अपना थोड़ा बहुत भी बचपना याद करो। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना सा आपको याद रखना है कि स्टेजेस इसलिए दिया गया, इसको स्टेज थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टेज डिसाइड करती है कि बच्चा इस स्टेज में, किस स्टेज में क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या देख सकता है, क्या क्या वो सीख सकता है, इसलिए इसको स्टेज थ्योरी बोला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सेंसरी स्टेज की बात करें तो ये आपका 0 से 2 ईयर्स की अवस्था होती है। ठीक है, मतलब जब बच्चा बर्थ करता है 2 साल तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल आपकी 2 से 7 साल तक होती है। ठीक है, प्री ऑपरेशन को भी पियाजे ने 2 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने 2 से 4 बांटा, फिर 4 से 7 किया। ठीक है, वो जब हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बता देंगे। दूसरी बात देखो, कॉन्क्रीट आपकी ये आपकी 7 से 11 आ जाती है, और जो फॉर्मल है आपकी ये 11 से 15 ईयर्स तक होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एज की बात। एज भी पूछ लेता है कहीं कहीं पर, थोड़ा बहुत एग्जाम में कभी क्या होता है, क्वेश्चन 3 से 6 आ जाता है, यहाँ पर 8 से 10 या 8 से 12 आ जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होना। वहाँ पर जो आपको लगेगा लॉजिकली कि हाँ कॉन्क्रीट के आसपास का, तो आप इसी को क्लिक कर देना। अगर 3 से 6 है तो तब भी प्री ऑपरेशनल, ठीक है, इसके उसका है तो फिर यहाँ पर आप कर देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक स्टेज की, हम कायदे से अच्छे से समझेंगे कि किस स्टेज में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों में डेवलप होती हैं। ठीक है, और वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज को। पहली स्टेज आती है वो आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं। अब आप देखो ये कहाँ से 0 से 2 साल तक होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है। दूसरी चीज़ आप देखो, आप इस वर्ड से ही समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये होता है कि जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो वो दुनिया को अपने सेंसेस के ज़रिए समझता है। ठीक है, मतलब वो चीज़ों को छू कर, टच करके, देख कर, ठीक है, महसूस करके समझेगा। जो भी उसके 5 सेंसेस होते हैं ज्ञानेंद्रियों के ज़रिए वो चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा, समझेगा, क्योंकि अभी वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ आती है यहाँ पर कि इसी स्टेज में आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक, वो अभी तक वजूद में नहीं आता है, कि मतलब अभी वो ख़त्म रहेगा, अभी उसका कुछ शुरुआत नहीं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रहता है। ठीक है, अभी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो स्वाभाविक एक क्रिया करता है बच्चा की, सपोज करिए अगर कोई गर्म चीज़ होगी तो आपने उसको टच किया और आपने हाथ हटा लिया।
ठीक है, आप बच गए। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर कोई तार है, लाइट वाला, इलेक्ट्रिक वाला कुछ भी है, उससे करंट लग जाएगा, आप वहाँ नहीं गए, आप हट गए। ठीक है, आपको किसी ने स्विच बो दिया, आप तुरंत हटा लिए। ठीक है, ये चीज़ आप क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, डेवलप हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा होता है वो उस चीज़ को टच किए रहेगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा, वहाँ से हट नहीं पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर हमको खतरा है या उसके ऊपर कुछ गिर गया तो उसको उठा दे, ये सब चीज़ नहीं करेगा, चुपचाप रोएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इस अवस्था में बच्चा क्या रिफ्लेक्स एक्शन एंड रहता है। तो देखो इंपॉर्टेंट तो ये सब है, लेकिन ये जो छोटे छोटे यहाँ पर एक्सेप्शनल है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड होता है किस स्टेज में या किस अवस्था में, तो आप क्या कहोगे, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी इसी स्टेज में आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा होता है वो चीज़ों को एक परमानेंट तरीके से समझ लेता है कि अगर आपने उसको एक बार ये मार्कर दिखा दिया, ठीक है, अब आप इसको किसी चीज़ के पीछे छुपा दो, ठीक है, उसने देख लिया कि यहाँ पर छुपाया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, तो उसके लिए वो वही जगह बन गई। ठीक है, वो इसकी इमेज बना लेता है। ठीक है, दोबारा आप अगर लाओगे तो समझ जाएगा कि वही चीज़ है, या अगर आप वहाँ पर चले जाओगे या हट जाओगे तो वापस जाके वहाँ पर देखेगा कि यहीं पर रखा है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जो उसने देख लिया, ध्यान दे लिया, अब वो उसके अंदर परमानेंट उसकी इमेज बन गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफर्ड इमिटेशन की। मतलब बच्चा क्या करता है, इसी अवस्था में जब रहता है वो उसके अंदर क्या आदत होती है, नकल करने की। कि मतलब अगर आप उसके सामने सर हिलाओगे, नहीं करोगे तो वो भी करेगा, हाँ करोगे तो वो भी करेगा, पलकें छपकोगे तो भी करेगा। ठीक है, ब्रश कर रहे हो तो भी ब्रश करेगा, वो भी देख देख के। मतलब क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या ये सब नकल करने की प्रक्रियाएं उसके अंदर आ जाती हैं अपने आप। ठीक है, अब देखो एक ये आता है, ये भी आप सब जगह नहीं देखने को मिलेगा। ये सब जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट जो आता है ना आपका, ये मतलब कारण एवं प्रभाव। बच्चों को क्या होता है, प्रभाव तो पता होता है उनको, कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दो भाई बहन थे, बहन ने बोला कि भैया साइकिल तेजी से चलाओ, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब उसको ये पता है कि तेज चलाने का प्रभाव क्या है कि हम टाइम कम लगेगा। ठीक है, लेकिन उसको इसके पीछे का कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों। ठीक है, या मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि घर में नहीं, छत पे कपड़ा फैलाओ जल्दी सूख जाएगा। क्या उसको प्रभाव पता है कि हाँ इसकी वजह से ये चीज़ होगी, मगर उसको कारण नहीं पता है। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला जो आता है, जो चीज़ किस में आती है, हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में, कि जहाँ पर उसको कॉज नहीं पता होता लेकिन हाँ ये पता होता है इसकी वजह से ये चीज़ होगी। ठीक है, तो एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना। एक कोई एग्जाम्पल दे देगा कॉज एंड इफेक्ट का, अब पूछ लेगा वो क्यों नहीं ये चीज़ का कॉज बता पा रहा है, या किस चीज़ में वो लैग कर रहा है, या किस अवस्था में अभी वो है, तो आप बता दोगे सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि वो लॉजिक नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारी सबसे पहली स्टेज होती है। ठीक है, अब एक सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग वाला वर्ड आता है वो आता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, अब इस वर्ड को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे ऊपर लिख रहे हैं ताकि आप अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आया था तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हुई थी, इसलिए इसको बता देते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब अगर इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोल देते हैं लक्ष्य निर्देशित। ठीक है, निर्देशित व्यवहार। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होगे कि हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब होता है कि बच्चे ने अगर कोई एक टारगेट बना लिया, कोई एक गोल सेट कर लिया, तो अब उसको पूरा करके रहेगा, चाहे वो गलत टारगेट हो, चाहे वो उसका गलत गोल हो, चाहे वो आपके लिए कितना भी गलती हो, आप उसको मना करो, खींचो, कुछ भी करो, वो नहीं जाएगा, उसी की तरफ खींचता रहेगा, वो उस चीज़ को पूरा करने में लगा रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के लिए वो जिद करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करता है, जो भी उसको करना है वो अपना एक लक्ष्य बनाते जाता है। ठीक है, बैठा है, कुछ भी उसने देख लिया, उसने लक्ष्य बना लिया कि अब हमको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ हमको देखना है, इस चीज़ को छूना है, कुछ भी करना उसको वो करेगा। तो मतलब क्या कि वो हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था और आपको ऑप्शन में दे दिया गया था प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल और कॉन्क्रीट। ठीक है, और एक कोई अदर ऑप्शन दे दिया गया था, सेंसरी नहीं दिया गया था। तो इसको करना क्या, देखो ये जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है ना, ये आपका स्टार्ट हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में, लेकिन ये सही से अगर पूछे तो डेवलप होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसमें, प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपका सेंसरी मोटर स्टेज ऑप्शन में ना दिया हो, तो वहाँ पर आप इसको प्री ऑपरेशनल में ले जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपने कहीं कहीं देखा होगा कुछ टीचर्स लोग भी पढ़ा देते हैं, या नोट्स पढ़ा होगा अगर आपने किसी और टीचर्स का। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर प्री ऑपरेशनल में इंक्लूड कर देते हैं इसको, कहीं कहीं पर सेंसरी में। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दें, अगर सेंसरी मोटर स्टेज ऑप्शन में है तो सिर्फ यही सही होगा, लेकिन अगर ये नहीं है और प्री ऑपरेशनल है तो प्री ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आप हर क्वेश्चन के साथ करना, जो भी आपको लग रहा होगा कि ये इसमें है मगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो जस्ट उसके एक आगे वाले स्टेज को
क्लिक कर देना आप आंसर, या उसको आप हमारे पे गोला बना देना। क्योंकि देखो होता कि अगर इसको सही मायने में समझो, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं कि बस इसी स्टेज में ही होंगी, ठीक है। कुछ बच्चे हम ये भी पढ़ते हैं ना कि डेवलपमेंट का क्या सेम रेट नहीं होता है, तो जब सेम रेट नहीं होता तो फिर आप सेम एज के हिसाब से कैसे डिसाइड कर सकते हो उस चीज़ों को, इस टाइम सीखेगा। लेकिन जो मैक्सिमम होता है कि 90% वो अभी तक कर रहा है, अगली स्टेज में वो सिर्फ 10% उसको करेगा, फिर बदल जाएगा। तो वो 10% एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ चीज़ें अगर उसके अंदर आ रही हैं तो अगली स्टेज में धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी, या जो चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं वो स्टेज खत्म होते होते उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन दूसरी स्टेज में डेवलप होंगी कायदे से, ठीक। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लो कायदे से कि जो चीज़ अगर आपकी यहाँ पर आप पढ़ रहे हो और वो ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं मिल रहा, तो इसकी अगली स्टेज में उसको आप टिक कर देना, बस सिंपल से इतनी बात है, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ यही चीज़ रखना है। सेंसरी अगर ऑप्शन में होगा, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था अगर ऑप्शन में होगी तो आप इस पर क्लिक करोगे, नहीं है ये तो प्री ऑपरेशनल पे चले जाना, ठीक है। ये हो गया कन्फ्यूजन वाला पॉइंट। बाकी ये सब चीज़ें सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिख लेना। ये सब कीवर्ड्स आप कह सकते हो या टर्म्स कह सकते हो जिनसे आप तुरंत ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, या तुरंत आप आंसर सही बता पाओगे। जहाँ भी आपने देखा सेंसस का नाम आया, सेंसरी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी आई, वस्तु स्थायित्व आया, सेंसरी। डेफर्ड इमिटेशन या नकल करने का आया, सेंसरी। कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव का कुछ भी एग्जाम्पल आ गया, सेंसरी, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेज को अब हम कंप्लीट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो ये हमारी दूसरी स्टेज जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष में होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ को आप समझना, पहली बात तो जितनी स्टेजेस हैं यार, इनको अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि वहाँ से आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगी। और कुछ बुक्स में, ठीक है, जो अच्छी अच्छी फेमस बुक्स हैं वहाँ पर भी क्या होता है, इनके आंसर्स गलत हो जाते हैं, मिसमैच करते हैं। तो परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर्स हम बताएंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि हमने भी 2-3 बुक्स में पढ़ा भी है, देखा भी है कि आंसर वहाँ पर जो भी सिलेक्ट किए गए हैं वो गलत है सीटेट के हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के तब करना, अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा भरोसा रखना, ठीक है। बाद में फिर गूगल वगैरह सब कुछ करके चेक कर लेना, वो भी 2-3 वेबसाइट्स पढ़ना तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होता है कि हमारा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर कोई तर्क नहीं होता। कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई, उसे वो चीज़ वजह नहीं पता, बस हुई उसे ये पता है। तो मतलब इसमें जो लॉजिक होता है वो नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हमारा था इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब इसका ये हुआ कि जो भी कोई समस्या हुई या नंबर संख्या की बात कर लो या किसी वस्तु की बात कर लो, वो उन चीज़ों को क्या करेगा, पलट कर नहीं समझ पाएगा, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बोल दें कि यहाँ पर 5 + 4 = 9 होता है, ठीक है, तो वो ये चीज़ नहीं कह पाएगा कि 4 + 5 = 9 हो सकता है, ठीक है। वो बस इसी को समझेगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ अगर तुम उसके सामने ले आओगे तो इसको वो गलत कर देगा। मतलब क्या है कि चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ होती है हमारी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट या फिर उल्टावादी जो भी है बच्चे में किस अवस्था में ये चीज़ पाई जाती है, तो किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, जहाँ पर वो चीज़ों को पलट नहीं पाता है, रिवर्स नहीं कर पाता, उसको पलटना नहीं आता है, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं सिंबल्स, प्रतीक का यहाँ पर क्या मतलब है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को इमेज के फॉर्म में अच्छे से सीख लेता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि एनसीएफ का जो भी हमारा रूल रेगुलेशन है कि किताबों को लेकर, सिलेबस को लेकर, कि जितना भी हो सके आप कंटेंट को क्या करो, पिक्चराइज फॉर्म में भी पढ़ाओ। मतलब सिर्फ आप वहाँ पर टेक्स्ट में मत लिख दो इस तरीके से, वहाँ पर आप पिक्चर्स का भी यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा जल्दी समझेगा, इमेज को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेगा, फिर वो चीज़ों को जल्दी से आसानी से सीख लेगा। तो मतलब इस अवस्था में 2 से 7 की अवस्था में वो सिम्बल्स के थ्रू अच्छे से सीखता है, ठीक है। आता है एक हमारा एनिमिज्म, मतलब जीववाद। अब एनिमिज्म क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अगर कोई आपका कोई नॉन लिविंग थिंग खिलौना हो गया, सब सपोज कर लो कोई लड़की है वो डॉल खिला रही है, तो वो उसके अंदर क्या, उसको एक जीवित समझेगा, ठीक है, समझेगी। मतलब क्या कि ये कोई सच में हम लोगों की तरह ये भी खाता पीता है, सांस लेता है, ये भी बीमार पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपने बच्चों को देखा होगा, बोलते हैं मेरी डॉल बीमार पड़ गई, ठीक है, या किसी ने कोई आर्मी वाला टॉय हो गया, ठीक है, या कोई ऑफिसर का टॉय हो गया, तो उसको एकदम रियल ले लेगा, ठीक है, कि हाँ इसका अब खाने का टाइम होगा, ट्रेनिंग का टाइम होगा, सब कुछ रियलिस्टिक वे में खेलेगा, करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो किसी बेजान चीज़ में क्या, जब जान ढूंढ ले या जान उसको जानदार वाली चीज़ समझने लगे, तो मतलब उसके अंदर एनिमिज्म का विकसित हुआ है या डेवलप हुआ है। और ये किस अवस्था में होता है, हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले में क्या होता है कि वो जो भी खेल खेलेगा उसको रियलिस्टिक समझेगा, ठीक है। मतलब अगर वो ये खेल रहा है कि हम डॉक्टर, तुम पेशेंट हो, तो सामने वाले को बीमार कर देगा वो, ठीक है। मतलब उसको बीमारी समझेगा और खुद को डॉक्टर समझेगा, पूरा एकदम सीरियस इलाज करेगा, पर्चा वर्चा बनाएगा, डॉक्टर वाली राइटिंग भी लिखेगा, स्टेथोस्कोप भी लगाएगा, कुछ नहीं मिला तो हेडफोन ही लगा लेगा, मगर डॉक्टर का पूरा फील लेगा लड़का। तो हम क्या बोलते हैं उसको, मेक बिलीव प्ले उसको बोलते हैं,
ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर हमारे आते हैं कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, अगर कभी भी पूछ ले लिमिटेशंस क्या होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है, तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ईगोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, इससे पहले देखो एक चीज़ को समझ लो, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, इसको पियाजे के हिसाब से उन्होंने 2 वर्ग में बांट दिया था, एक 2 से 4 और तीसरा 4 से 7। तो अभी हम 2 से 4 की अगर बात करें तो जब बच्चा 2 साल से 4 साल के बीच होता है तो उसके अंदर ईगोसेंट्रिक मतलब एक अहम केंद्रित उसके अंदर आ जाती है, कि मतलब उसको एक ये चीज़ हो जाती है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं यही सही है, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में कोई हमें समझा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, इवन उसका पेरेंट्स भी अगर समझा रही चीज़ मत करो, ये चीज़ खराब है बेटा, जिद मत करो, वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने हिसाब से सोचेगा और वो ये सोचेगा कि हम जो सोच रहे हैं वही एकदम सही है। मतलब क्या हुआ कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से, मतलब दूसरों के कितना भी तर्क दे दे, कितना भी उसको सबूत दे दे, वो दूसरों की बात को नहीं समझेगा। ठीक है, किसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन जैसे ही वो 4 ईयर क्रॉस करेगा, मतलब 4 से 7 के बीच, वो दूसरों के भी पर्सपेक्टिव को समझेगा और अपना अहम जो है वो कम करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में देखो 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ईगोसेंट्रिक किस स्टेज में पाई जाती है, तो प्री ऑपरेशनल में, और किस स्टेज में बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है या उसको नकारता है, तो इसी स्टेज में। और किस स्टेज में वो उसको वैल्यू देने लगता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है। ठीक है, तो कौन सा, इसी में। तो तीनों का आंसर यही होगा। तो बस जहां पर भी अदर का पर्सपेक्टिव है, ईगोसेंट्रिक है, अहम केंद्रित है, रट लो, सीधे आपको प्री ऑपरेशनल पर टिक करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो, और अगर समझ में आ गया हो तो फिर अच्छी बात है। अब देखो इसी में आपका आता है सेंट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीकरण। ठीक है, मतलब कि बच्चे को अगर आपने कोई चीज़ दिखाई, ठीक है, तो उनमें से किसी एक चीज़ को वो फोकस कर लेगा और फिर उसको नहीं भूलेगा, उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो। अगर सपोज करो कि यहाँ पर इतने वर्ड लिखे हैं और अगर हमने यू पर फोकस कर लिया, तो हमें आसपास के वर्ड से नहीं, मतलब पूरा फोकस हमारा, पूरा सेंट्रेशन किधर, पूरा केंद्र किधर होगा, यू पर होगा। ठीक है, इसीलिए तो बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, उसने बस ये चीज़ देख लिया ना कि हाँ ये चीज़ इससे मिलकर बनी है, मतलब यहाँ पर 5 4 9 हुआ, तो उसका जो फोकस है सीधे 5 और 4 पर है, कि 5 पहले 4 बाद में 9 हो गया। अब आप इसको पलट दोगे तो उस चीज़ को नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, सेंट्रेशन अभी पाया जा रहा है। ठीक है, और उसके अंदर क्या, डिसेंट्रेशन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मतलब वो केंद्रीकरण अवस्था में है, इसलिए वो बस एक ही चीज़ पर फोकस कर पाएगा। ठीक है, अदर चीज़ों पर नहीं फोकस कर पाएगा। ठीक है, सिंपल से इसका मतलब बस यही है। इसी से रिलेटेड आपका कॉज एंड इफेक्ट वाला जो पीछे बताया था कि यही होता है, कि मतलब क्या होगा कि बच्चों को ये तो पता होगा कि हाँ इस चीज़ को, ये चीज़ अगर हो रही है, ठीक है, तो बस हम इसी पे फोकस कर रहे हैं, इसके आसपास क्या वजह है, क्यों हो रही है, ये सब से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके आसपास का कुछ और भी हो जाएगा, उससे भी मतलब नहीं। जिस चीज़ पर उसने फोकस कर लिया तो बस फोकस कर लिया। ठीक है, उसी पर पूरा ध्यान देगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। ठीक है, अब एक वर्ड आपका आता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, आपने 2 रीजनिंग सुनी होगी ज़रूर। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव सुना होगा। ठीक है, ये है आपका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव डिडक्टिव का अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर देख लेना। तीनों रीजनिंग हमने पिछले वाले सीटेड वाले में पढ़ाया था। ठीक है, तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में बता दें कि इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या होता है कि आपका एग्जाम्पल से रूल या रूल से एग्जाम्पल, जनरल से स्पेसिफिक या स्पेसिफिक से जनरल। ठीक है, ये चीज़ होती है ना। लेकिन जो हमारा ट्रांसडक्टिव होता है ये आपका स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक होता है, मतलब इसमें बच्चा स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सीखेगा। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सीखेगा, ना तो जनरल आएगा यहाँ पर पहले, ना तो एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे पहले, ना तो रूल आएगा यहाँ पर पहले। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगी, वैल्यूएबल चीज़ें हो जाएंगी, दोनों ही कोई ना कोई अलग स्टोरी होगी। ठीक है, ये जो हो रहा होगा कोई कहानी होगी, उसी से रिलेटेड ये भी होगी। ठीक है, इसलिए उसको ये नहीं पता होता है कि अगर ये कारण, ये चीज़ हो रही है तो इसका कारण क्या है। ठीक है, उसको इसलिए यहाँ पर भी अभी भी प्री ऑपरेशन में भी इस चीज़ का मतलब उसको कंफर्म नहीं होता है, बस वो चीज़ों को रिलेट कर लेता है लेकिन बता नहीं पाएगा कि क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि सपोज अगर नॉर्मल बच्चों की आदत होती है दिन में सोने की, ठीक है, तो उसको ये पता है कि हम सुबह उठे हैं, अब अगर हम दोबारा सो रहे तो मतलब ये दोपहर हो रही है। अब अगर वो नहीं सोया तो उसको क्या लगेगा कि दोपहर हुई नहीं है आज। ठीक है, या आज हम नहीं खाएं तो इसका मतलब हमें भूख नहीं लगी, या फिर आज उसको भूख नहीं लगी तो आज उसको खाना ही नहीं खाया। ठीक है, तो मतलब क्या करेगा, दोनों चीज़ को रिलेट करेगा कि ये चीज़ हमने नहीं किया तो मतलब ये चीज़ नहीं हुई। ठीक है, आज अगर पापा घर पर हैं तो इसका मतलब संडे है। ठीक है, उसको ये नहीं मतलब कौन सी छुट्टी, कौन सी जयंती है, कौन सा त्यौहार, उसको उससे मतलब नहीं। आज अगर पापा घर पे तो झूठे बोल देगा आज संडे है। मतलब वो चीज़ों को क्या स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सीख रहा है, उसको रीज़न नहीं पता क्या हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग किसमें, किस अवस्था में आती है, तो प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर गौर से समझो तो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट इसलिए क्योंकि ये सब एक तरीके से सब सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से मिल रही हैं।
अहम केंद्रित होता है, मतलब खुद की बात को समझेगा खाली सही, इसका मतलब वो किसी एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा है, दूसरों की सुन ही नहीं रहा है तो दूसरी चीज़ें भी नहीं देख रहा है, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दे रहा है। इसी तरीके से आपका ट्रांजेक्टिव हो गया, सेंट्रेशन हो गया, ये सब क्या उसकी लिमिटेशंस आ गई, ठीक है। अब ये आपका प्री ऑपरेशन स्टेज कंप्लीट हो गया। अगर कन्फ्यूजन होगी क्योंकि इसमें टर्म्स ज़्यादा हैं तो कोशिश करो, अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से तो फिर आप इन चीज़ को एक जगह पे लिख लो, ठीक है, 8-10 बार इनको पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगा। और जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो एक बार वहाँ पर ज़रूर आ जाना। क्वेश्चन सारे हम पूरे के पूरे जितने स्टेजेस से अब तक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, जो रिपीट होंगे उनको नहीं रिपीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे। PDF वगैरह सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, कहीं ना कहीं आपके काम ही आने वाली ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारी जो थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब देखो इस स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, ठीक है, इन दोनों में जस्ट अपोजिट होता है। जो चीज़ इसमें कर सकता है वो चीज़ प्री ऑपरेशनल में नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले बनते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अगर पियाजे की थ्योरी से, तो प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट स्टेज से, इन दोनों स्टेजेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली होती हैं और जस्ट रिवर्स होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले की इस अवस्था में क्या लॉजिक स्टार्ट कर देता है बच्चा, कि मतलब वो चीज़ों के लिए तर्क देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उन चीज़ों पे वो तर्क दे सकता है जिनको वो देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है, ठीक है, मतलब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। जो चीज़ वो मौजूद हो उसके सामने, जो चीज़ हो रही हो प्रक्रिया को देख कर वो तभी वो लॉजिक दे पाएगा कि हाँ ये इस वजह से हुआ या इसका रीज़न ये है, ठीक है। इसलिए अगर बोले कि बच्चा लॉजिकली कब सोचता है तो वो इसमें नहीं सोचेगा, वो आपका फॉर्मल इसके बाद वाले स्टेज में सोचेगा, ठीक है, अमूर्त अवस्था वाले में, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे याद रखना, जहाँ पर चीज़ें कॉन्क्रीट होंगी वहाँ पर लॉजिक बस स्टार्ट होगा, बिगिन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, लॉजिक कहाँ स्टार्ट होता है तो कॉन्क्रीट में, और लॉजिक कहाँ पर होता है या लॉजिकली कहाँ सोचता है बच्चा तो वो आपका हो जाएगा फॉर्मल में, ठीक है। अब देखो जो दूसरा है ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब अब उसको उसके अंदर क्या बोलते हैं, चीज़ों को अगर आप उसको पलट के वो क्या करेगा, समझ लेगा चीज़ों को, कि मतलब अगर आपने कोई बॉटल में यहाँ पर आपने पानी रखा, ठीक है, यहाँ पर आपने बॉटल में पानी रख दिया, फिर यहाँ पर आपने गिलास में पानी रख दिया, ठीक है, या टब में पानी रख दिया, तो मतलब क्या वो समझ जाएगा कि ये चीज़ वही है, क्वांटिटी वही है, बस यहाँ पर सिर्फ जो है बर्तन बदले गए हैं, ये नहीं कि इसमें ज़्यादा या इसमें कम है, ठीक है। उसको इससे मतलब नहीं, वो सब कुछ समझ जाएगा, जो कि वो प्री ऑपरेशन में नहीं कर पा रहा था, मतलब वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा था। वही जो प्री ऑपरेशन में हमने आपको बताया था कि 5 + 4 = 9, ठीक है। अब अगर आप 4 + 5 कर दोगे तो भी बता देगा कि इसका भी आंसर 9 होगा, क्योंकि चीज़ों को क्या पलटना समझ गया है, सीख गया है, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट उसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब एक आता हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, जिसे हम आगमन भी बोलते हैं, बहुत लोग आगमन विधि के नाम से जानते हैं, या आगमनात्मक आप कह सकते हो, तार्किक, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि आगमन आपको याद रखना है, आगमन माने इंडक्टिव। अब आगमन में होता क्या है कि बच्चा चीज़ों को एग्जाम्पल से रूल की ओर सीखता है, ठीक है। मतलब आप पहले कोई एग्जाम्पल बताओगे, उस एग्जाम्पल को समझा के फिर आप उसका रूल बता दो, और अगर वैसे बोले तो इसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक से जनरल, स्पेसिफिक से जनरल, मतलब विशेष से सामान्य की ओर जाता है, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य। मतलब पहले आप उसको, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, सपोज करो अगर हमने बोल दिया कि ये डॉग है, और डॉग अगर बच्चा देता है या बेबी है, पपी देता है, तो मतलब ये मैमल हो गया, ठीक है। अब उसने आपने क्या एक एग्जांपल दिया, अब उसने इससे क्या जनरलाइज क्या रूल बना लिया कि जितने भी जानवर बच्चे देते हैं डायरेक्ट वो क्या होते हैं, वो मैमल्स होते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये उसका हो गया एक इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। सेम ऐसे हमने कोई मैथ का क्वेश्चन अगर पढ़ाना है तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर हमने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, उल्टा करते हैं, हम पहले रूल बताते हैं फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। इसलिए मैथ की अगर पढ़ाई की या पेडागोजी की बात करें तो वहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग चलती है, ठीक है। इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट होगा क्या, डिडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम पहले रूल बताते हैं फिर एग्जाम्पल बताते हैं, तो मतलब क्या, पहले हम जनरल चीज़ें सिखाएंगे फिर हम स्पेसिफिक चीज़ों पर जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पहले स्पेसिफिक चीज़ बताएंगे फिर जनरल चीज़ बताएंगे। तो कन्फ्यूज मत हो ना, एक जगह इंडक्टिव डिडक्टिव का लिख लेना, बाकी शॉर्ट्स वीडियो में हम जितने भी कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स हैं अब तक के CDP में, मतलब जिनका वर्सेस वाला मामला होता है कि मतलब जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया, ठीक है, सेफेलिक ऑर्डर, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, ऐसे और भी जितने भी वर्ड्स होते हैं, सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, इन सब का क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो शॉर्ट्स जब भी आएंगे CDP शॉर्ट नाम से तो उसको देख लेना ज़रूर, ठीक है। तो 1 मिनट में काम हो जाएगा आपका। अब चलो इसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पर
ट्रांसटिविटी क्या होता है, देखो इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, परिवर्तनशील भी बोलते हैं इसको या संबंध भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है ट्रांसटिविटी में, सपोज करो अगर हमारे पास 3 बर्तन हो या 3 कोई सेम कैटेगरी के ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मान लो एक ये बर्तन हो गया, एक ये बर्तन हो गया, एक ये बर्तन हो गया। अब इस अवस्था का जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो कह देगा कि जो बर्तन ए है ये बी से छोटा और जो बर्तन बी है वो सी से छोटा, या फिर बर्तन ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है। मतलब वो चीज़ों में क्या करेगा, संबंध बताना चालू कर देगा, डिफरेंस बताना चालू कर देगा, रिलेशन बताना चालू कर देगा कि हाँ ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इससे अलग है। तो ये चीज़ कब उसकी डेवलप हो जाती है, जब उसके अंदर ट्रांसटिविटी आती है, और किस अवस्था में, जो हमारा मूर्त अवस्था है इसमें आती है। ठीक है, स्पेशल थिंकिंग देखो क्या होती है, स्पेशल थिंकिंग वो होती है स्थानिक सोच, कि सपोज करो कि कोई भी चीज़ जो रियल में मौजूद ना हो लेकिन आप उसको इमेजिन करके उसके बारे में बता सको या उस चीज़ पर काम कर सको। सपोज करो अगर हमें कहीं का एड्रेस बताना हो किसी को, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया हमें यहाँ जाना है तो कैसे कैसे जाएं, या आपकी अपनी जो मार्केट है कोई भी पूछ ले कि ये बाज़ार कहाँ लगती है, तो आप उसको क्या करोगे, विजुअलाइज करोगे कि यहाँ पर ये वाली शॉप है या फिर ये वाली दुकान है, ठीक है, इसका नाम ये है, इसके आगे दाएं बढ़ोगे राइट में गली गई है, तो वहाँ पर आप क्या विजुअलाइज करके समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को समझना जो बच्चा है सीख जाता है किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है आपको नोट्स वगैरह में हर जगह, तो इसको ज़रूर याद रखना। ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल थिंकिंग किस स्टेज में आती है, किस अवस्था में डेवलप होता है स्थानिक सोच। अब एक वर्ड आता है हमारा डिसेंट्रिक। डिसेंट्रिक देखो क्या होता है, विकेंद्रीकरण इसको बोलते हैं। अभी तक हमने प्री ऑपरेशन में क्या बताया था कि बच्चा सेंट्रेशन अवस्था में रहता है, मतलब वो केंद्रित हो जाता है, किसी एक ही चीज़ पर फोकस करता है। अगर 10 चीज़ें होंगी तो बस एक ही चीज़ पर फोकस करेगा, उसके आसपास से उसको मतलब नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि सपोज करो अगर हमने उसको एग्जांपल दे दिया कि ये डॉग है, इसके 4 पैर होते हैं, एक टेल होती है, तो अब उसके दिमाग में उसने क्या फोकस किया, उसने कि बस इसके 4 पैर और टेल होती तो ये डॉग हो गया। अब चाहे वो लायन देखे, टाइगर देखे, कैट देखे, कुछ भी देखो, क्या बोलेगा, उसको डॉग बोलेगा। क्यों, क्योंकि उसने बाकी रिलेशन नहीं देखे, बाकी चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया, बस उसने इतना ध्यान दिया कि पैर और टेल होगा तो हमारा ये डॉग हो जाएगा। तो और क्वालिटीज़ पर अगर बच्चा ना ध्यान दे, सिर्फ किसी स्पेसिफिक एक ही क्वालिटी पर अड़ा रहे, तो मतलब वो सेंट्रेशन होता है जो कि प्री ऑपरेशनल में होता है। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर डिसेंटरिंग आ जाती है कि मतलब वो बाकी भी पहलुओं को देखने लगता है, बाकी भी क्वालिटीज़ को देख के समझता है, तो हम कह देते हैं वो डिसेंटरिंग अवस्था में। और ये अवस्था किस में आती है, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, अब देखो एक चीज़ जो बची है, लास्ट चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं CCS। ठीक है, ये बहुत फेमस स्लोगन भी कह सकते हो आप, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, जो CCS है ये क्या है अभी बताते हैं आपको। सब चीज़ों को देखो रिलेट करके पढ़ोगे, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लोगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अर्ली लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली लेटर चाइल्डहुड की जितनी भी लगभग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लगभग थोड़े बहुत इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एज का इसीलिए बोलते याद रखना। अब ये जो CCS है ये क्या है, C माने होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब आपका हो गया ये वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण क्या होता है, इस वाले C का मतलब क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को कैटेगराइज कर ले जाता है, मतलब वो उनकी कैटेगरी बना लेगा। सपोज करो कि अगर आपने सर्कल वाली बॉल रख दी, स्क्वायर को कोई बॉक्सेस रख दिया और ट्रायंगल का कोई भी आपने कोई बॉक्स रख दिया, तो अब आप उससे बोलो कि जो स्क्वायर वाली जितनी चीज़ें स्क्वायर वाले डिब्बे में डाल दो, जो सर्कल वाली चीज़ उनको सर्कल वाले डिब्बे में डाल दो, जो ट्रायंगल वाली चीज़ उनको ट्रायंगल वाले डिब्बे में डाल दो। तो क्या करेगा, वो सबकी कैटेगरी समझ जाएगा कि सर्कल वाला तो इसमें डाल देगा, ये वाला इसमें कर देगा, ये इसमें कर देगा। ठीक है, या फिर आपने कह दिया रेड कलर की जितनी बॉल्स हैं उसको इस वाले A बॉक्स में डालो। ठीक है, ब्लैक कलर की जितनी बॉल्स हैं उनको B वाले बॉक्स में डालो, तो वो समझ जाएगा। ब्लैक की कैटेगरी अलग बना लेगा, रेड की कैटेगरी अलग बना लेगा। मतलब उसके अंदर चीज़ों को क्या वर्गीकरण करना सीख लेता है, किसमें, कॉन्क्रीट में। ठीक है, याद रखना C से कॉन्क्रीट है तो C से CCS। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब जो दूसरा वाला C है इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन माने क्या होता है, एक एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। इस वाले C का मतलब हुआ कंजर्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में हिंदी में संरक्षण। ठीक है, हिंदी में इसको संरक्षण बोलते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर आप बच्चों को 10 का नोट दे रहे हो और एक जगह 10 का सिक्का दे रहे हो, ठीक है, उसको पता है कि वैल्यू ये 10 रुपये की है। ठीक है, मतलब उसकी जो क्वालिटी वो चेंज नहीं हो जाएगी, चाहे उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दो या कुछ भी। मतलब वो चीज़ों को क्या करेगा, पहले भी प्री ऑपरेशन में वो चीज़ नहीं कर पा रहा था, उसको पता था कि अगर नोट बड़ी चीज़ होती है, सिक्के जो है वो छोटी चीज़ होती है। तो अगर आप उसका 10 का सिक्का उस टाइम देते और 10 की नोट देते तो वो नोट पकड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि नोट ये ज़्यादा है।
ठीक है। या सिंपल सा एग्जांपल ले लो वही कंटेनर वाला आप, कि इसमें आपने दूध दे दिया, ठीक है, एक लंबी बॉटल में और एक आपने चौड़े बर्तन में दे दिया, ठीक। तो उसको लगेगा कि इसमें मिल्क ज़्यादा है, भले दोनों में वॉल्यूम क्या हो, सेम हो, लेकिन उसको लगेगा क्या कि इस वाले में दूध ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी ऊपर है, ऊंचा है, तो इस वाले में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो कब नहीं समझ पाता, जब वो प्री ऑपरेशनल में होता है। लेकिन कॉन्क्रीट में कंजर्वेशन वो आ जाता है, ठीक, उसके अंदर संरक्षण समझने की बुद्धि आ जाती है कि अब वो समझ जाता है कि दोनों में ही सेम वॉल्यूम है, इसके आकार से कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसी तरीके अगर पैसे वैल्यू की बात करें तो 10 का नोट हो चाहे 10 का सिक्का हो, वैल्यू दोनों की सेम है। तो जहाँ पर बच्चा ये समझ जाता है कि चीज़ों की वैल्यू सेम है, चाहे उनका आकार बदले, शेप बदले, उनका फिजिकल अपीयरेंस कुछ भी उनकी बदल जाए, लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी, जो क्वालिटी होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो सेम होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम बोल देते हैं संरक्षण करना। ये बच्चों को अंदर कब आ जाता है, जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। अब देखो एक लास्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सीरिएशन। अब सीरिएशन मतलब आप सीरीज से, सीरियल से, इससे समझ लो, ठीक है। सीरिएशन ये लास्ट है आपका सीरिएशन। इसको अगर हम क्रमबद्ध बोल देते हैं, मतलब कि उस चीज़ों को क्या करता है, क्रम में लगा लेता है। मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा, सपोज करो ये कोई डिब्बा है, ये कोई डिब्बा है, ये कोई डिब्बा है, इससे बड़ा डिब्बा, ठीक है। तुम किसी भी फॉर्म में दे दो, अगर उससे बोलोगे छोटे से बड़े आकार में लगा दो तो ऐसे लगा देगा, कहोगे बड़े से छोटे आकार में लगा दो तो इस तरीके से लगा देगा। मतलब वो चीज़ों को क्या करेगा, वो सीरियल वाइज उनको सेट करना सीख जाएगा। तो सीरिएशन या क्रमबद्धता उसके अंदर कब आ जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो 3 CCS हो गए, इनको याद रखना। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, लॉजिक बिगिन होता है, ट्रांसटिविटी और स्पेशियल थिंकिंग और डिसेंटरिंग, ये अब ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये सब पुराने हो चुके हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सबको पता चल गया है। और इतना बता दें, जब तक आप इसकी 8 से 10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रीवियस ईयर में निकाल के, तब तक आपकी कन्फ्यूजन बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। बाकी स्पेशल थिंकिंग, डिसेंटरिंग को अच्छे से बता दिया है, और इनमें जो भी रिलेशन है उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना ताकि आपको याद रहे अच्छे से। एज यहाँ पर याद रखना बहुत मायने है। अगर आप उस एज के बच्चे की सारी साइकोलॉजी समझने में कामयाब हो गए, या फिर आप अपने घर में बच्चों को देखना अगर है तो चालू कर दो बच्चे से, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि है तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी ही ना। तो एज के हिसाब से लगभग सब कुछ आपको सिमिलरिटी मिलती जाएगी, चाहे पियाजे बताएं हो, चाहे वाइगोस्की बताएं हो, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज हों, ठीक है। हर जगह आपको रिलेशन कहीं ना कहीं मिलना चालू हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी होगी कि ये चीज़ें तो इस एज वाले बच्चे करते हैं, तो मतलब इस एज में तो वाली स्टेज आती है, तो वाली स्टेज हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आप करने लगोगे, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हो कि आप CDP के महान कहलाओगे आप। चलो फिर अब हम पढ़ते हैं, लास्ट है जो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, अमूर्त वाला आती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये होती है हमारी 11 से 15 साल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब वो अमूर्त चीज़ों को क्या करेगा, सोचने लगेगा या उनको सोचने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। और उनको वो क्या करेगा, रीज़न दे पाएगा, कुछ ना कुछ तर्क दे पाएगा लॉजिकली, ठीक है। अगर आप उससे ये बोलोगे कि जब धूप ज़्यादा होती है तो हमें गर्मी लगती है, तो उस चीज़ को एज्यूम, मतलब एक तरीके से वो विजुअलाइज कर लेगा कि हाँ सूरज ज़्यादा तेज़ निकलता है तो गर्मी होती है, ठीक है। या फिर कोई भी आपने उससे ऐसे बोल दिया कि सपोज़ करो कोई भी चीज़ आपने उसको विजुअलाइज़ करा दी कि वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर था, वहाँ पर ऐसा मौसम बना, तो वहाँ पर ऐसा ऐसा अंधेरा छा गया, तो उस चीज़ को क्या करेगा, विजुअलाइज़ कर ले जाएगा, ठीक है। और उसका रीज़न दे देगा कि हाँ अंधेरा छा गया, इसलिए रोशनी नहीं मिली तो इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है। मतलब वहाँ पर सूरज बादल आ गया या बदली आ गई होगी इसलिए अंधेरा हो गया, मतलब वो कुछ ना कुछ रीज़न दे देगा। आप उससे 10 रीज़न पूछ लो तो बता देगा लाइट चली गई होगी इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ के लिए कई रीज़न दे देगा, तो और वो भी लॉजिकल रीज़न देगा, उल्टे सीधे नहीं जो अभी तक दे रहा था पिछली स्टेजेस में, ठीक है। तो लॉजिक स्टार्ट तो हो गया भले कॉन्क्रीट में, मगर सही से उसका पूरा इस्तेमाल किस में करता है, वो फॉर्मल ऑपरेशन में, जहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में लॉजिक देता है। मतलब देख के तो कोई भी बता सकता है, बिना देखे बताओ तो जाने वाली अवस्था है ये, ठीक है। बिना देखे सब कुछ बता देगा आपको। तो ये होती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग की बात। अब आता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब जिसमें हम बोलते हैं निगमन विधि, आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि हम रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, ठीक है। मतलब जनरल से स्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं साधारण से विशिष्ट की ओर, ठीक। ये होता है हमारा डिडक्टिव, मतलब यहाँ पर वो रूल पर तर्क देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप उसको पहले रूल बताओगे, फिर वो उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आप दे दोगे, कुछ भी आप पूछ लोगे वो बता देगा, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग उसको आ जाती है किसमें, फॉर्मल में। और कॉन्क्रीट में कौन सी आती है, इंडक्टिव आती है, ठीक।
ठीक है। अब हाइपोथेटिकल थॉट्स क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल थॉट मतलब होता है काल्पनिक विचार। मतलब अगर आप उसके सामने कोई सिनेरियो, कोई अवस्था प्रकट कर दोगे कि ये चीज़ अगर ऐसे हो रही है तो अब ये बताओ क्या करना चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को वो एनालाइज करेगा, सोचेगा, समझेगा और उसका एक कोई ढंग का सॉल्यूशन आपको बताएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ करिए, ये चीज़ हो गई, तब तो आप ठीक है, मामला हल हो गया। और अगर नहीं हुआ तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा, ये भी नहीं हुआ तो वो चीज़ कर लीजिएगा। मतलब जितने भी हो सकते हैं वो डाइवर्जेंटली जितना भी सोचना चाहेगा वो सोच कर आपको एक सॉल्यूशन देगा। मतलब वो क्या करता है, हाइपोथेटिकल थॉट अपने अंदर डेवलप कर लेता है, वो चीज़ों को अब समझना स्टार्ट कर देता है, किस प्रॉब्लम का कैसा सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने लगता है। मतलब वो काल्पनिक विचार करने की क्षमता उसमें कब आ जाती है? जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है। और दूसरी बात एक याद रखना कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो डेवलप होता है कब होता है? जाहिर सी बात है लास्ट स्टेज है तो यहीं पर हो जाता होगा। ठीक है। मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास की जो आप कह सकते हो सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कब विकास होता है उसका, तो आपकी लास्ट स्टेज में होता है। ठीक है। तो लास्ट है, लास्ट स्टेज तरीके से याद रखना। ठीक है, कि कोई भी चीज़ एकदम लास्ट में अटेन या मैक्सिमम कब होती है? जब वो अपने आखिरी चरम पर पहुंच जाती है। ठीक, तो कब पहुंच रही है? फॉर्मल में। कौन? मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना। अब अगर हम बात करें यहाँ इस थ्योरी की आलोचना की, या फिर हर थ्योरी की कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई ना कोई आलोचना उसकी देता है, तो इनकी थ्योरी की बस ये एक आलोचना थी कि पियाजे के हिसाब से ये सब जितनी भी चीज़ें सब डिसकंटिन्यूअस है। मतलब इस स्टेज में बच्चा बस इतना ही कर सकता है, इतना ही सोच सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने भी उस गूगल वाले बच्चे के बारे में सुना होगा, है हम लोग से कितना छोटा और उसको कितनी नॉलेज है, कितना है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके आसपास का इन्वायरमेंट सब कुछ किस पर डिपेंड है? वातावरण पर डिपेंड है। ठीक है, अगर वातावरण आपने उसको ऐसा दे दिया, ठीक है, उसके आसपास ऐसे लोग हो गए काबिल लोग, उसको रोज़ ज्ञान ही दिए पड़े हैं, तो हो सकता है जो चीज़ें फॉर्मल में है वो प्री ऑपरेशनल में ही कर ले जाए वो। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं गिफ्टेड सन या गिफ्टेड डॉटर। ठीक है, गिफ्टेड बॉय, गिफ्टेड गर्ल। ठीक है, ये ईश्वर का वरदान है या ईश्वर की इस पर रहम है इतनी। तो वो चीज़ें क्या होती हैं? वो एक तर्क की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे की क्षमता जितनी है वो उतनी ही रहेगी। अगर आप उसका वातावरण बदल दोगे तो उसकी क्षमता ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो बस ये इनका एक क्रिटिसाइज है, एक आप कह सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर जितना भी सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है, कॉपी में हो सके तो नोट कर लेना एक जगह। बार बार वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। एक बार जब तक लिख के नहीं पढ़ोगे सेल्फ स्टडी तब तक कोई फ़ायदा नहीं। बाकी क्वेश्चन इसके जब हम करवाएंगे तो आप तक बिल्कुल पहुँच जाएगा। और PDF भी स्टोर कर लेना, अपने पास रख लेना। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले बस आपको फिर रीडिंग करना होगा, सब कुछ पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब थ्योरीज अभी जितनी भी हैं लगभग इनसे रिलेट कर करके ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और बाद में वाइगॉस्की और पियाजे का एक वीडियो बना देंगे डिफरेंस के आधार पर, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि वाइगॉस्की पियाजे के अनुसार ये मत सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए उसको भी पढ़ाना ज़रूरी है। और शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखना जब भी CDP की आएगी। तो एग्ज़ाम से पहले सब आएगा, तो हो सके थोड़ा बहुत वेट कर लेना। बाकी अपना जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अब उसको भी रेगुलरली आप तक पहुँचाते रहेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलो फिर बाकी जितना हो सके सपोर्ट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।